सुंदर दिखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुंदरता सस्ती होती है, चरित्र महंगा होता है। कमल का फूल कभी नहीं देखता कि मैं गंदगी में हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ईश्वर ऐसा आईना बना कि मुझे अपना चेहरा नहीं, मेरा किरदार दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं सरिता मेहता ह्यूस्टन से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आमने सामने इस प्रोग्राम में आज मैं आपको एक खास हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ। आज दिल की बात दिल वालों के साथ प्रस्तुत करने के लिए आपकी मुलाकात एक बहुत खास मेहमान से करवा रही हूँ, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी ही पहचान बनाए हुए हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं कोई इस मुकाम तक पहुंच जाता, यूं ही नहीं कोई इस मुकाम तक पहुंच जाता। जिंदगी में उसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होते हैं, जिंदगी में उसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखे होते हैं, बहुत कुछ अनुभव किया होता है। अंतर्राष्ट्रीय यूं ही नहीं कहलाता। अंतर्राष्ट्रीय वही हो सकता है जिसकी जड़ें बहुत मजबूती से अपने राष्ट्र के साथ जुड़ी हों, अपने संस्कारों के साथ जुड़ी हों। तो आइए मिलवाते हैं बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्तित्व बट पटेल जी। बट पटेल जी, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो आपकी कर्मस्थली और जन्म यूएसए है, पर आप हिंदुस्तान से हैं। पर दिल में अभी भी आप इतने सालों से हिंदुस्तान को ही बसा के रखा है। तो आप जिस तरह पे पहुंचे हैं, इतना मुकाम हासिल किया है, इतनी प्रतिभाएं आप में हैं, तो आज बहु प्रतिभावान उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने अलग अलग क्षेत्रों में निपुणता हासिल की है। एक तरफ तो पेशे से लैब साइंटिस्ट हैं और उत्कृष्ट अभिनेता भी हैं, लेखक, निर्देशक, और उसके अलावा क्या कहूँ, फिल्म मेकर भी हैं, लघु फिल्में बनाते हैं, और हर चीज में इतनी महारत आपको हासिल है, कह नहीं सकती। इतने सर्वगुण होने एक ही इंसान में बहुत बड़ी बात है। इतनी अलग अलग कौशलों से निपुणता हासिल करना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बड़े गर्व की बात है। आपकी फिल्मों में अगर भावों की बात करें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो हास्य रंग हो, चाहे सिंगार रस हो या करुणा रस हो, कोई भी ऐसा रस नहीं है, पारिवारिक जैसे मसले हों, हर एक को बड़ी बाखूबी से लिखा है, निभाया भी है और प्रस्तुत किया है। आपकी आने वाली जो फिल्में हैं या पहले आज तक जो बनी हैं, सभी में हमेशा एक बहुत गहरा संदेश छुपा होता है, आज की जनरेशन के लिए भी, पर आने वाली जनरेशन को भी ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन करती रहेगी। अब रूबरू करते हैं बट पटेल जी से। बट पटेल जी, आपका नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पे। शुरुआत करती हूँ आपकी ही लिखी एक खूबसूरत पंक्ति के साथ। हे ईश्वर, ऐसा आईना दो। ये मेरी नहीं, बट पटेल जी की पंक्ति है। हे ईश्वर, ऐसा आईना दो जिस पे मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरा किरदार दिखाई दे। वाह, बहुत ही उच्च विचार हैं। आपका तहे दिल से आमने सामने में स्वागत है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे बट पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपकी बातचीत शुरू करते हैं, आप बैठिए प्लीज। बट पटेल जी, हमें तो क्या,
मैं तो बहुत गर्व करती हूँ, पर सभी लोग, हमें पूरे भारतवासियों को भी आप पर बहुत गर्व है। आप हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा हो या अपनी मातृभाषा गुजराती हो, हर भाषा के ऊपर आपने फिल्म बनाई है और बड़ी ही मास्टरी के साथ, जिसको कहते हैं, बनाई है। सचमुच ये एक गर्व की बात है। और अब आपका परिचय हम और दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपने यहाँ 7 समुंदर पार आए, भारत से आए, और कैसे आए और कहाँ के रहने वाले हैं? पहले तो मैं आपका बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस अवार्ड के काबिल समझा, और आपके विद्याधाम का भी मैं आभारी मानता हूँ कि उन्होंने भी इसको सहारा। तो हाँ, आप अपने भाषा की बात की तो एक भाषा और रह गई थी उसमें, मराठी। तो मराठी स्टेज भी काफ़ी किया है, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, और कभी कभी बॉम्बे में बंगाली भी कर चुका हूँ। सो दैट वाज भाषाई की। और आपका दूसरा सवाल ये था कि कहाँ से, तो मैं ओरिजिनली गुजरात से हूँ, मेरे फादर मदर गुजरात से है, लेकिन मैं पला बड़ा स्कूल कॉलेज पर मेरी मुंबई में हुई। और मुंबई ऐसी नगरी है कि आप गुजरात में खास किस जगह पे? गुजरात में नियर वडोदरा, जो पहले बड़ौदा के नाम से था, तो उसके बाजू में हमारा छोटा सा गांव है। तो उस गांव से मैं आता हूँ, उसका नाम है धर्मज। तो योगायोग लास्ट ईयर मुझे धर्मज से भी अवार्ड मिला था कि धर्मज का रत्न या धर्मज का बेटा। तो वो भी बहुत गर्व की बात थी मेरे लिए कि मेरी मिट्टी से अवार्ड मिला, राइट। तो वही बड़ी बात थी। लेकिन मुंबई ऐसा शहर है कि आपको जीना सिखा देता है, कहाँ भी जाओ, क्योंकि इतने लोग, वो डाइवर्सिटी जो है मुंबई में, इसलिए मुझे इतनी लैंग्वेजेस आती है, क्योंकि वो मुंबई सिखाती है, हम नहीं सीखते, मुंबई सिखाती है। और तो वहीं हमको एक्टिंग का शौक़ लग गया था स्कूल से ही। तो स्कूल से ही हम 7 साल के थे तब से एक्टिंग कर रहे, तो आज तक वही करते रहे। तो दैट इज़ माय शॉर्ट जर्नी। और फिर मैं यहाँ अमेरिका 1988 में आया था इंडिया से, और तब से मैं अमेरिका में हूँ। और जब भी मौका मिलता है मैं लिख लेता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं फिल्म बना देता हूँ या स्टेज शो कर लेता हूँ। यही है मेरी जर्नी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये आप की यात्रा जो शुरू होती है क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट, वो आपने कहाँ से किया, और उससे आप अभिनेता बने, लेखक और निर्देशक सब कुछ है, पर यहाँ से कैसे शुरू? तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पहले से ही एक्टिंग का शौक़ था, तो 7 बरस से एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ यह हमारी फैमिली वैल्यूज़ थी कि भाई पढ़ा लिखना बहुत ही ज़रूरी है, और योगायोग में पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा था बोलने में हर्ज नहीं है। तो पढ़ाई भी चलती रही, ये भी एक्टिविटी चलती रही, और इवेंचुअली मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया। और यहाँ अमेरिका आके मैंने फिर सर्टिफिकेशन किया, लाइसेंस लिया। तो अभी फ़िलहाल मैं आई वर्क एज ए क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट विथ टेक्सास A&M। तो मैं क्लिनिकल लैब का मैं काम करता हूँ, और उसके साथ ये सारा हॉल भी निकाल देते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि व्हेन यू हैव अ पैशन यू डोंट नीड मोटिवेशन। तो ये पैशन की बात है, वो प्रोफेशन की बात है, तो दोनों को मिला के इसके साथ फैमिली को लेके चलना है। बहुत खूब। पर बचपन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, या उसमें एक्टिंग जैसे अभी आपने कहा बचपन से करते रहे हैं, छोटी सी उम्र में आपने शुरू किया, पर खास प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? खास प्रेरणा तो ऑब्वियसली मेरे मम्मी डैडी, मेरे फादर मदर से मिला कि ही हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, दुनिया के साथ से तो रह सकते हैं, कैसे प्यार करना जगह को। और फादर से मुझे एक्टिंग का
मेरे फादर एक्टिंग नहीं करते थे, शायद उन्होंने ट्राई नहीं किया, लेकिन उनकी झलकियाँ वो थी कि मैं उनको देख के ही सीख गया था, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों से पेश आते थे, वो उनके वन लाइनर्स बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए मुझे लिखावट में थोड़ी उनकी झलक आती है। और वो लिखते भी नहीं थे, लेकिन इतने अच्छे ओरेटर थे कि अगर आपसे बात करें तो 2-3 लाइन ऐसे बोल दे जैसे हमको लग पड़ी ये बहुत ही सुंदर वाक्य हुआ। खून में ही, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में भी कहते हैं घुट्टी में, ये एक्टिंग वो माँ बाप से ही आपको आगे आई। हाँ, और फिर मुंबई, और उसके बाद जब सिनेमा पर आया है तो मेरा प्रेरणा मुझे हमेशा बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी, उनकी फिल्में मैं बहुत देखता था और बार बार देखते रह गया। मैंने आनंद शायद 25-30 बार देखी है। तो उनके जैसा मुझे फिल्म बनानी थी कि भाई सेंसिबल भी है, छोटी सी भी है, स्टोरी भी है, इमोशन भी है, ह्यूमर भी है और एंटरटेनिंग भी है, उसके साथ नैपिश भी है। तो मेरे इंस्पिरेशन ऋषिदार रहे। बहुत खूब। और आपने बखूबी उस फन को अपनाया। अपना क्या है। अभी मैंने आपका देखा था जैसे आप स्टेज का भी करते हैं, थिएटर में भी आप करते रहे। अभी आपका रिसेंटली सरदार पटेल ड्रामा भी देखा, पहले भी देखे, तो स्टेज में भी है, थिएटर में भी है और सिनेमा में भी, राइट। हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपका इन सब का क्या अंतर क्या है? वैसे एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, लेकिन अंतर बहुत है एक्चुअली। और स्टेज में क्या है, यू हैव टू बी लाउडर, क्योंकि वो 8वीं-10वीं सीट वाले को भी सुनना या इनका एक्सप्रेशन दिखनी चाहिए, योर कंसंट्रेशन। तो स्टेज में बहुत ही ऐसे खुल के करना पड़ता है आपको, जगह मिलती है इधर जाने वॉक करने की। ये सिनेमा में वो नहीं होता है, सिनेमा में वो फ्रेम के अंदर ही रहना पड़ता है। लेकिन सिनेमा में क्या है, जितना आप कम करो उतना अच्छा है, क्योंकि वो कैमरा ना 400 टाइम्स आपको बढ़ा देता है। तो सिनेमा में बहुत सटल एक्टिंग होती है और स्टेज में बहुत लाउड एक्टिंग होती है। हालांकि हमने जो लास्ट ड्रामा की आप बात कर रहे हो, उसमें हमने उसको चेंज लाया है अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ एक्टिंग भी बदलती है। तो उसमें आपने देखा होगा कोई मेरा एक्टर लाउड नहीं था या कोई ऐसे इधर से उधर नहीं था, तो वो भी आ गया, सटल एक्टिंग बोलते हैं जिसे। तो लोगों को दिल को पहुंचती है सटल एक्टिंग, जो आप बोलते हैं वो तो फिर उनके दिल तक पहुंचना है, तो एक सटल वे अगर बोलो तो हाँ, चिल्लाना अलग बात है या ओवर एक्टिंग करना अलग बात है, वो हम नहीं करते। तो वो एक मेजर डिफरेंस है। और सिनेमा में एक और अच्छी बात होती है कि भाई आपको रीटेक मिलते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो चलो रीशॉट करते हैं, कट कर देते हैं। थिएटर में वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक बार आप स्टेज पे आ गए तो ख़त्म। जो जनता है देखने वाली, वही आपके भगवान है। बहुत ही उसका काफ़ी कंट्रोल रहता है ना। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल मेरे दिमाग में आ रही है कि आपने अलग अलग थिएटर किया, ड्रामा भी किया, और ये थीम कैसे चुनते हैं आप? हाँ, वो एक बड़ी, मुझे भी कभी कभी हैरानी होती है कि मैं कैसे चुन लेता हूँ। तो ऐसे आम लोगों से जब मिलते हो या सोशलाइज करते हो, आप कम्युनिटी में जो देखते हो, तो उनसे आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई ये मैंने देखा, ये इस पे कुछ करना चाहिए। जैसे ये ओल्ड एज है तो ओल्ड एज पे कुछ करना चाहिए, ये पैशन बहुत हो रहा है तो उस पे कुछ करना चाहिए, या किस मैसेज देना है कि हमको समाज को क्या करना चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा मिलती रहती है। या तो आप जैसे लोग आते हैं और बोल के बड़े भाई आप इस पे फिल्म बनाइए, तो फिर वो सोचना शुरू हो जाता है, और एक बार सोचना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिक वेरी सून फॉल इन अ प्लेस।
दिल को छू भी जाला। हाँ, दिल को छू भी जाए। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बेस ऑफ एनी फिल्म इज अ गुड स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी ना हो तो तुम किसी भी बड़े एक्टर को ले लो, दैट वुड नॉट वर्क। द बेस इज राइटिंग, बेस इज राइटिंग। बिल्कुल हाँ। वास्तविकता से जुड़ा हुआ, वास्तविकता और दिल से भी उसको आप जब करते हैं तो दिल से आप उसको जुड़ा होता है कि वाकई बहुत खूब। क्योंकि आपके मैंने थीम देखी है, हर एक थीम अलग अलग भी है पर बड़े ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब थीम तो शुरू हो गया, आपने बहुत अच्छा बताया है। फिल्म बनाने की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि ड्रामा तो मैंने देखा है, तो अभी आप कहते फिल्म भी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? उसकी ये है कि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये 3 में बहुत अंतर होता है। प्री प्रोडक्शन में तो वही होता है कि भाई हम कहानी लिखते हैं, उस पे से स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट से स्क्रीन प्ले होता है, स्क्रीन प्ले से स्टोरी बोर्ड होता है। तो उतना काम एज ए डायरेक्टर राइटर मुझे रेडी रखना है। उसके बाद हम कास्टिंग, वो भी प्री प्रोडक्शन में आता है, और फिर रिहर्सल्स, वर्कशॉप, वो सब प्री प्रोडक्शन में आता है। फिर आता है एक्चुअल शूट, जो प्रोडक्शन को बोलते हैं। तो शूटिंग होती है, और पोस्ट प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण काम है। पोस्ट प्रोडक्शन पहला महत्वपूर्ण काम था राइटिंग, वो इम्पोर्टेंट है। पोस्ट प्रोडक्शन में अभी फिल्म को हमने बना दी, शूट तो हो गए, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई लाइन में शूट होता है। कोई अगर 15 सीन है तो 12वां सीन आज लिया, कल हम 8वां सीन लेते हैं, तो ये एक पजल बन जाती है। जो हमारे विजय भाई आज भी वही काम कर रहे हैं, तो वो इस पजल को फिर बिठाते हैं स्टोरी लाइन के हिसाब से। फिर हम दोनों बैठ के उसको एडिट करते हैं, और एडिटिंग में भी बहुत ही स्टेप्स होते हैं। एडिटिंग इज फर्स्ट, तो पहले तो सबको इकट्ठा करना है, सब सीन को देखना है, सब कट को देखना है। तो अगर 10 मिनट की मूवी है तो करीबन 50 घंटे लगते हैं हमको उसको एडिट करने का। क्योंकि उसको अगर चलो सीन बैठ गया, ये अच्छा है, इसको डालते, इसका एक्सप्रेशन अच्छा था तो ये सीन रखते, इसको बिहाइंड द शोल्डर का शॉट रख देते, तो वो सब हो गया। उसके बाद साउंड करेक्शन होता है, कलर ग्रेडिंग होता है, फिर और बहुत सारे म्यूज़िक फिर उसमें जुड़ता है। तो वो होते सो इट्स अ 3 फेज। इसमें कोई खास कोर्स भी किया आपने? इसका मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन तक करना, फिल्म बनाना। हाँ, कोर्स तो मैंने काफ़ी किए। बहुत अच्छी मूवी। मुंबई में हैंड्स ऑन था, क्योंकि भाई शूट चल रहा है, तो हम छोटे थे, तो हमारे नेबर थे, तो ले जाते थे हमको शूट में। तो वहाँ जाके हम 10-12 साल के थे, तो बस उनके साथ वो बोले चलो लाइट को पकड़ो, तो हम पकड़ते थे। बोले भाई वो एक्टर को चाय दो, तो चाय दे देते थे। अब हमको कोई पता नहीं था, बस देख रहे, सीख रहे, मज़ा आ रहा है। और वो ज़माने में कैमरा नहीं थे इतने कि भाई हम एक्टर के साथ फ़ोटो निकाल ले, राइट। तो वो भी नहीं हुआ। तो लेकिन वहाँ सीख लिया। फिर इधर आके मैंने कोर्स भी किया। इधर नेक्स्ट एक्टर स्टूडियो है, वहाँ बाकायदा फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। और फिर एक्सपीरियंस के साथ जैसे आप काम ज़्यादा करते हो, बिल्कुल वो होते रहता ऑर्गेनिकली। और फिर लोग जुड़ते हैं ना, हम अकेले चढ़े थे, जैसे बोलते हैं ना, कारवा जुड़ता रहा, कारवा बन, बस आगे रुलते गए। एक रास्ता चाहिए कर, तो आगे रास्ता खुलता जाता, आगे से आगे बढ़ता जाता है कदम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ DOP जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, जो आज भी विजय भाई कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइटिंग वगैरह। अच्छा, एक चीज़ है, अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही गहरा असर डाला आपके ये थिएटर का, जो आपका देखा मैंने, सरदार पटेल, बहुत गहरा असर डाला। मैं एक बड़ी हैरान हो रही थी अभी तक भी कि आपके जो सरदार पटेल बने हुए थे, पुरानी उनकी पिक्चर देखो किसी ज़माने की,
ऐसा लगता था वो जीवंत होके आ गया, शक्ल से, सूरत से, हाव भाव से। और जितने भी आपके मैंने एक्टर देखे, जितने भी हैं, बिल्कुल इस तरह लगते थे। यही हैरानगी होती है कि आप इस तरह किसी का चेहरा मिलाना, किसी को उसके में ढालना, कास्टिंग कैसे करते हो? एक्चुअली आंसर आपके सवाल में ही है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके पहले की कहानी बताता हूँ कि क्या होता है रोज़ाना कि जब भी किसी से मिलते हैं हम, या पार्टी में जाते हैं, या फैमिली में, या दोस्तों के साथ, कोई ना कोई आपको आके बोलता है बट भाई हमको भी चांस देना मूवी में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इफ़ अप्रोप्रिएट रोल कम्स, इफ़ यू मैच द प्रोफाइल ऑफ दैट रोल एंड इफ़ यू कैन डू दिस दिस दिस, हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कास्टिंग, कि वो अगर स्पेशली हिस्टोरिक फिल्म हो, फिक्शन का तो अलग बात होता है, लेकिन वो भी कैरेक्टर के हिसाब से आपको कास्ट करना पड़ता है कि भाई ये उम्र का चाहिए तो हम यंग को नहीं ले सकते, इसमें ठहराव वाला चाहिए तो इसको ले सकते हैं। तो अलग अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं ना आपके साथ, कि लोग भी बहुत होते हैं। मेरे पास पूरा एक्टर्स का लिस्ट है, तो उसमें करीबन 300 एक्टर्स के नाम और फ़ोन नंबर्स है। तो जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ मैं देखता हूँ ये होगा तो ये इसको लेंगे, तो उनको पहले पूछता हूँ। तो लेकिन हमको ऑलवेज बैक ऑफ एक रखना पड़ता है, दी ये अगर एक्टर अवेलेबल नहीं है तो इनको लेंगे। या इट इज रियली अमेजिंग। बट कास्टिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी दे दो हो जाएगा, नहीं। अगर राइट कास्टिंग है तो बहुत, अगर हो कर लिया तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अब कास्टिंग भी हो गई आपकी, उसके बाद हम ये हैरान होती हूँ कि बाय चांस आपने कहा चेहरा भी मिल गया, सब कुछ भी हो गया, पर किस तरह से आप अब किस तरह के अभिनेताओं के साथ आप काम करना पसंद करते हो? क्योंकि उनका कई कुछ मिलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना। तो किस तरह के आप अभिनेताओं से बात? बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे खुशी होगी ये बोलने के लिए कि किस तरह के एक्टर्स के साथ काम करना मज़ा आता है। एक तो वो एक्टर के साथ मज़ा आता है जो हमने उनको कास्ट किया तो वो इस फिल्म को अपना ले, क्योंकि ये बड़ भाई का प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ पटेल फिल्म्स नहीं है, ये मेरी फिल्म है। अगर वो इतना पकड़ ले तो अपना आधा काम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो एक्टर टाइम पे आना चाहिए, रिहर्सल्स में आनी चाहिए, टेक द ओनरशिप ऑफ दैट, और फिर कैरेक्टर का न्यूएंसेस जो होता है उसको पकड़ ले। तो ऐसे एक्टर्स है बहुत कम है जिनके साथ मैं बार बार काम भी किया है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको भी पता है मुझे क्या चाहिए और उनको भी पता होता है कि भाई उनको क्या करना है। तो शूट के दौरान बहुत ईज हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भाई आप डाउन टू अर्थ रहो, अपने आप को सौंप दो डायरेक्टर को। मैं हमेशा पहले रिहर्सल में बोलता हूँ कम टू मी विथ अ ब्लैंक स्लेट, मैं लिखूंगा जो लिखना है, मैं आपको गाइड करूंगा, उसी हिसाब से करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि भाई कौन सा एक्टर, अगर एक्टर 19-20 हो ना तो चल सकता है, लेकिन उसका नेचर 19-20 हो ना, एटीट्यूड 19-20, तो फिर नहीं चलता है, नहीं चलता। वो हम सिखा लेंगे, कैमरा के एंगल्स ले लेंगे, आप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी हो कि कैसे अपने आप को ढाल सके आपके अकाउंट पे। या कि कभी कभी क्या होता है कि शूट में 1 मिनट का शूट होता है तो कभी 8 घंटे लग जाते हैं उसके लिए। तो पेशेंस भी इम्पोर्टेंट है। और सो आई वांट एक्टर हु आर डेडिकेटेड कि भाई मुझे ये फिल्म में लिया है, मौका दिया है, तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। दैट्स व्हाट एक्टर आई लाइक टू वर्क विथ। अभी आपने नए अभिनेताओं की बात भी की, बहुत अच्छा है कि उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर आप उनको सलाह क्या देंगे? नए अभिनेताओं को क्या सलाह देंगे? नए अभिनेता को यही सलाह दूंगा कि आप ना एक
एक रोल मिल जाए ना तो उसको ना आप जान डाल दो, क्योंकि वो अगर छोटा भी हो तो भी ले लो, अगर रोल ना हो तो भी डायरेक्टर्स को बोलो कि मुझे आपके सेट पे रहना है, सीखोगे ना। मैंने बचपन में रोल नहीं किए थे फिल्मों में, लेकिन सीखते हैं ना कि भाई ये पेशेंस, कितना पेशेंस रखते हैं कि भाई वो ज़माने में एसी स्टूडियो नहीं थे और लाइटें भी वो अलग, अभी एलईडी आ गया तो ठंडा होता है, उस ज़माने में तो फ्लड लाइट लगा देते लाइट के। हाँ, और फिर रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये होता है। वो एक्टर का मेकअप बेचारा सुबह से आया हुआ है, रात को 2 बजे तक उसका शूट चल रहा है, लेकिन वही एनर्जी, वही तो वो एनर्जी रखो, सीखने की एक ये रखो। आज भी हम सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं और सीखने की कोई सीमा नहीं है। यू हैव टू लर्न एवरी डे यू मीट न्यू पीपल, यू लर्न न्यू थिंग्स। तो काम करते रहो और फिर अपने आप ऑर्गेनिकली सब कुछ सही हो जाए। बिल्कुल, ये आपको ये देख के सुन के मुझे लगता है बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छाएं दबाए बैठे होंगे, जो चाहते होंगे कुछ बनना, और उनके लिए आपने बहुत खूबसूरत सलाह भी दी है कि कहीं नहीं भी रोल मिलता, व्हाट्सएप नहीं भी बुलाते, फिर भी कभी देखो या कुछ करो तो अपने आप को पेश। बहुत खूबसूरत आपने सलाह दी है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ एक और सवाल आता है, कुछ नहीं देखा, कहीं बहुत ज्यादा जो अनुभवी अभिनेता होते हैं उनको आप अपने रूप में कैसे ढालते हैं? कई बार उनका मुश्किल होता है, कैसे उनको संभालते हो? ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो जिनका अनुभव ज़्यादा होता है ना, तो 90% उनको अनुभव है, इसीलिए वो बिहेव भी उसी तरह करते हैं कि उनको पता है कि हमको सौंप देना है डायरेक्टर के हाथ में। और बाकी के 10% अभी ऐसे है जिन्होंने अनुभव है लेकिन इतना काम नहीं किया है। सी, अनुभव और काम अलग चीज़ होती है। एक्सपीरियंस वर्सेस हाउ मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री। आपने 2 ड्रामा में काम किया है पिछले 40 साल में, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो 40 साल से कर रहा है। लेकिन जो कम काम किया है लेकिन अनुभव ज़्यादा है, तो उनका एटीट्यूड अलग होता है। वो ना बैगेज लेके आता है, मैंने इधर वो कर दिया है, ये कर दिया, बड़ भाई ये हो गया है, वो हो गया है, मतलब अच्छा सब कुछ हो गया है, लेकिन ये नई फिल्म है, नई स्क्रिप्ट है, नया डायरेक्टर है, नया सब कुछ नया है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि डोंट ब्रिंग योर बैगेज। और फिर उनको अच्छी तरह संभालना भी पड़ता है, क्योंकि उनको ठेस लगती है, चोट पहुँचती है जब हम बोलते हैं कि भूल जाओ सब क्या किया। तो वो एक हाँ, पेशेंस रखनी, वो एक कला हमको डेवलप करनी पड़ती है कि भाई ये बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है तो उनके साथ कैसा करना है और इन एक्सपीरियंस के साथ कैसे वर्क। हाँ, लेकिन अगर सेट पे एनवायरनमेंट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। बट पटेल जी, आपने इतना अनुभव के साथ इतना ज्ञान दिया, इतना कुछ दिया, मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है जो आपके सामने आई। अब हम बात करते हैं आपके कुछ सामाजिक संदेश देने वाली शॉर्ट फिल्मों की, क्योंकि मैंने कुछ देखी भी है, पर उसमें आप जरा दर्शकों को भी थोड़ा सा बताएंगे कि इतनी लंबी लिस्ट में, तो बताइएगा। एक आपकी पिक्चर देखी थी एम्प्टी हैंडेड, बहुत मन के करीब भी रही, उसके बारे में आप थोड़ा सा क्या बताएंगे? वो नाम ही बताता है एम्प्टी हैंडेड, कि भाई खाली हाथ। तो उसमें ये संदेश था कि हम बिटवीन बर्थ टू डेथ हम जो करते हैं ना, तो कोई लोग अपना सुकून भूल जाते हैं, पैसे के पीछे भागते या परेशान रहते, तो उसका ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्टी हैंडेड इज़ लाइक हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाएंगे, राइट। गीता का उपदेश था उसमें कि भाई आज आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और आज है तुम्हारे पास, कल किसी और का होगा। बहुत खूबसूरत। तो डोंट वरी अबाउट इट, सुकून से रहो,
और निष्काम से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कमाना नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट यू हैव टू सेटल लिमिट कि भाई यहाँ बस हो गया, बहुत हो गया, व्हाटएवर, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। बट मैसेज ये था कि भाई खालियात है, खालियात जाना है, कोई ग्रजेस मत रखो, कोई दुश्मनी मत रखो, सब कुछ सही एक आईना दिखा आईना। आईना दिखाने वाली है बात में ये लो और उसको गीता के संदेश को याद रखने की यानी आगे पहुंचाने की बात भी है। बहुत खूबसूरत। अब उसके बाद एक आपकी शॉर्ट फिल्म देखी थी वैलेंटाइन पंचमी। वो तो आप खुद ज़्यादा जानती हो क्योंकि उसमें आप भी थे, तो और आपका योगदान बहुत ही बड़ा था। सो देखो अनुभव की बात कर रहे थे आप, राइट? आपको इतना अनुभव है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस अनुभव को मुझे सौंपा और उसको एनहांस किया आपकी कविता के जरिए, आपकी जो रोल था उसके जरिए, जो मदर का रोल था आपका, तो उसने आपने ना थोड़ा उसको एलिवेट कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे एक्टर से। तो वैलेंटाइंस पंचमी में क्या था कि नाम ही बताता है, वैलेंटाइंस एंड पंचमी, यानी वैलेंटाइंस डे एंड वसंत पंचमी। तो हम वैलेंटाइंस के वेस्टर्न के चक्कर में है ना हमारी वसंत पंचमी भूल जाते हैं। तो वो दोनों ही अराउंड फरवरी में आते हैं। ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे इज February 14, लेकिन उसके आसपास ही वसंत पंचमी आती है। तो मैं ये भविष्य की पीढ़ी को या तो करंट जनरेशन के जो यंग है और जेनजी है जो, उनको ये संदेश देना चाहता था कि वैलेंटाइंस पंचमी मनाओ, कोई बात नहीं, आपकी वाइफ है तो फूल दो, ये वो जाओ, खाना खाओ, लेकिन अपने संस्कार, अपने ट्रेडिशन, अपने जो फेस्टिवल्स है उनको मत भूलो। मेरी भी वो पहली फिल्म थी। हाँ, आपने कुछ दिन पहले कहा और आपने कितना आसान किया, मैं एक्सपीरियंस कर सकती। बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश, बहुत खूबसूरत। आपने पूर्व पश्चिम और संदेश मिला के बहुत किया, आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा खूबसूरत संदेश था। अब चलते हैं यात्रा का आगे सफर। एक याद आ रही है डिलेमा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डिलेमा मैंने बनाई थी ड्यूरिंग कोविड, तो बहुत ही कठिन था उस समय क्योंकि हम we had to make sure that everybody is vaccinated. We used to do test everything. और उस दौरान बनाई थी तो वो कोविड पे ही थी पूरी। तो एक डिलेमा था फादर एंड मदर का। उनका एक बेटा न्यूयॉर्क में है और मूवी में ये दिखाया गया है कि उनका बेटा एक्चुअली मर गया है न्यूयॉर्क में। फादर को पता है, मदर को पता है, लेकिन मदर को पता नहीं है कि फादर को पता है, और फादर को पता नहीं है कि मदर को नहीं। तो ये एक डिलेमा था कि वो एक दूसरे को कैसे कह पाए, हालांकि दोनों जानते थे। तो उस पे थोड़ा क्रिश्चियन टर्न का, हाँ, बहुत ही हकीकत करते और बड़ी खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से आपने वो जो विचार हैं वो दिए गए थे, बहुत बढ़िया किए गए थे। अब चलते हैं वहाँ से। आपने एक बनाई थी डिजिटल युग वो भी थीम बहुत अच्छा था। अभी तो डिजिटल युग के बाद AI युग भी बनाऊंगा शायद। जब बनाई थी तो नहीं, वो क्या हुआ था कि हम देख रहे थे कि कुछ घरों में अगर आप गए तो सुबह उठे, नाश्ते पे हस्बैंड वाइफ बैठे, दोनों अपने अपने सेल फोन पे लगे हुए, चाय पी रहे, सेल फोन, बात नहीं कर रहे, फैमिली स्ट्रक्चर खत्म हो गया। फिर मेरे सामने उसकी मदर ने फ़ोन किया, अरे बेटा चाय रेडी है, नीचे आ जाओ। तो फिर वो बेटा आता है, चाय लेके चले जाता। फिर वो बेटी को फ़ोन करता है, कहाँ है? नहीं, मैं अभी उठी नहीं हूँ, I'll come down। तो ये चल रहा था सब। तो मैं बोला इस पे कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फैमिली को भूल गए। ये पूरे ऐसे चल रहा है, मीटिंग में भी सब ऐसे कर रहे हैं। तो एक ये सेलफोन अच्छी चीज़ है, लेकिन वालों से जुड़े हैं और अपने पास बैठो वालों से
उसमें डायलॉग भी है कि इसमें यही है कि भाई पास वाले को दूर कर दिया और दूर वाले को नज़दीक कर दिया। हाँ, और उसमें दूसरा संदेश ये भी था कि भाई ये डिजिटल युग में हमारी खास करके हमारी बेटी बेटियाँ वो क्या पहनते हैं इस ज़माने से, तो उसमें एक संदेश था कि भाई आप कपड़े भी अच्छे पहने, अच्छे मतलब है डिसेंट कपड़े पहने, कुछ ऐसा ना पहने कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचे। तो उसमें मैंने एक डायलॉग रखा था कि भाई सुंदर दिखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुंदरता सस्ती होती है, चरित्र महंगा होता है। बहुत कि आपका चरित्र क्या है, सुंदरता चली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो कल। ये आज तक सिर्फ वो फैशन होने लग गया जी, हाँ, है ना। कि आपका चेहरे पे चेहरा लगा के घूमते, या एक चेहरे पे कई चेहरे से कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। सच बात है, डिजिटल युग का है। अब सिलसिला तो खत्म नहीं होगा, तो आगे क्योंकि मेरी इच्छा है कि दर्शकों तक आपके हर छोटे से छोटा संदेश एक अच्छी तरह पहुंच जाए। तो अब हम चलते हैं आगे आपकी पिक्चर का डिग्निटी। डिग्निटी वाज मूवी ऑन सीनियर्स कि भी हम डिग्निटी से कैसे जी पाते हैं इस माहौल में, और उसमें मैंने एक रोल डेवलप किया था, वो भिखारी का रोल था। और वो भिखारी का बैकग्राउंड ये था कि वो एट वन टाइम ही वाज अ ह्यूज बिग एक्टर। तो ये मुझे प्रेरणा मिली थी बॉम्बे से कि पहले के ज़माने के एक्टर्स थे ना, तो वो एक्टिंग में ही ध्यान देते थे, वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना क्या उनको पता नहीं था। आज के तो सब अपना प्रोडक्शन खोल के बैठ गए, बहुत ही अच्छा कमाते हैं, बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट करते। पहले के ज़माने में ऐसे में 10-12 एक्टर मैंने सुन चुका था कि बड़े सक्सेसफुल एक्टर थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थे, जब उनका लास्ट स्टेज आया तो वो उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। तो हम डिग्निटी से कैसे जी पाए, तो वो एक मैसेज था कि भाई हाउ डू यू लिव। या अब वैसे तो पिक्चर मैंने देखी है, पर आपके दिल से मैं ये पूछना चाहती हूँ, दिल की नज़र से में क्या है? ओ दिल की नजर से दिल की नज़र से, बड़ा खूबसूरत नाम। नजर से शॉर्ट फिल्म वाज इंस्पायर्ड बाय शोर जो मनोज कुमार की मूवी थी। दिस इज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय दैट, बट ओनली डिफरेंस इज दिल और नज़र। तो एक फ्रेंडशिप बन जाती है दो लोगों की, उसमें मैंने खुद ने काम किया है कि एक हार्ट का मरीज है और एक को प्रॉब्लम है आइज़ का, तो उसको कॉर्निया रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो देख पाएगा, तो ही इज़ वेटिंग ऑन हिज रिप्लेस कॉर्निया। लेकिन अचानक क्या होता है कि उनकी ऐसी दोस्ती हो जाती है और हार्ट पेशेंट को वो डॉक्टर बोल देता है कि अभी या थोड़े ही दिन बचे हैं, तो वो अपनी आइज़ डोनेट कर देता है। तो यही आई उसके दोस्त को लगती है, तो जब दोस्त को आई लगती है वो देखता है दुनिया को, तो उसका अपना फ्रेंड याद आता है कि यार उससे मिलना चाहिए, इतने दिन हुए, आई वॉज इन सर्जरी, आई डिडंट मीट हिम। तो उसके घर चले जाते हैं, तब देखते देखते दोस्त ही नहीं रहा। तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही डोनेटेड हिज ओन होल बॉडी टू ऑर्गन डोनेशन। तो इसमें ऑर्गन डोनेशन की बात हुई थी। सो दैट वाज अ मैसेज कि भाई ऑर्गन डोनेट करो, तो किसी दो लोगों की जानें बच सकती है, या कोई किसी देख नहीं पाता वो देख सकेगा, तो प्लीज़ डोनेट द ऑर्गन। बहुत खूबसूरत संदेश दिया है कि नश्वर शरीर जब जाने ही लगता है, वरना लोग क्या है, जीते जी तो मोमाया में फंसे ही होते हैं, जाते वक्त भी करके नहीं कुछ भी जाते हैं, तो बॉडी डोनेट करके जाना। मैसेज आपने बहुत, पर जिस तरह से आपने इतनी खूबसूरती से, बहुत ही जिसको दिल को छूने वाली बात है, उस तरह से संदेश दिया, तो वो बहुत बड़ी बात। थोड़ा ह्यूमर भी डाला जाता, वो बहुत ही खूबसूरती से आपने संदेश दिया जितना कि दिल की नजर से तो है, पर दिल से
है ना। Yes. तो वो बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया, वाकई ही सराहनीय है। अब बिल्कुल अलग से आप चले जाते हैं, जिसमें थीम आपने बिल्कुल अलग से चुने। हर एक थीम अलग अलग चल रहा है वैसे तो। डायलिसिस। हाँ, डायलिसिस मीन्स किडनी का होता है नॉर्मली डायलिसिस में। तो ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट की कहानी है। वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, बट इतना सक्सेस मिल गया है कि अभी उसके पास वाइफ के लिए टाइम नहीं है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, उसका फादर के लिए टाइम नहीं है। उसका फादर का रोल मैंने किया था। और एक दिन फादर और सन का मुकाबला हो जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो बोला, अरे मैं इतना बिजी हूँ, तुमको क्या है, तुम तो घर बैठे ऐश कर रहे हो मेरे पैसे से, राइट। तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो उसका फादर घर छोड़ के चले जाता है और इवेंचुअली ही डाइज। बट मैंने फेल दिया पोल। बट उसको पता नहीं होता है कि उसके बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया था उसको डॉक्टर बनाने के लिए। तो जब उसका बाप बोलता है कि मैंने तुझे डॉक्टर बनाया, तो बेटा बोलता है डॉक्टर तुमने नहीं बनाया, मेरे पास ब्रेन था, मैंने पढ़ाई की, तब जाके मैं डॉक्टर बना। कि बाद में उसको पता चलता है उसको डॉक्टर बनाने की फीस नहीं थी इस बाप के पास, तो उसने अपनी किडनी बेच के इसको नेफ्रोलॉजिस्ट बनाया था। तो बहुत दिल को छूने वाली कहानी थी। एक्चुअली वो कहानी मेरी नहीं थी। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है। हाँ। कि वो जाने कि बने तो खुद हैं, किस तरह से माँ बाप ने किया है। हाँ। माँ बाप के पीछे आपको खड़ा करने के लिए कितनी सेक्रीफाइस करें। तो उसमें एक डायलॉग मैंने लिखा है, अच्छा है कि भाई सीनियर्स जो होते हैं उनको संपत्ति नहीं चाहिए, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको समय दो, उनको समय दो। वो मैसेज भी था उसमें। ये हर थीम आपका अलग से अलग चला जा रहा है। हर थीम में इतने बड़े संदेश हैं कि आने वाली जनरेशन अगर देखे, कभी ना कभी तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने पे मजबूर हो जाएगा बच्चा कि वाकई ही कि मैं किस तरह से कैसे किया, कैसे माँ बाप ने किया। तो अब चलते हैं आपकी अगली फिल्म। अरे बाप, डायरी। डायरी। ये डायरी मैंने जैसे बनाई, अब आपके डायरी में कैसे? आपने बहुत रिसर्च की है। डायरी ऐसी फिल्म थी कि उसमें कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की, जो वाइफ हमेशा डायरी लिखती थी। तो उस ऐसी कहानी थी। तो और ये हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ही टसल होता है रोज़ाना, क्योंकि दोनों बिजी है, रोज़ाना टसल हो रही है। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास, कि भाई हे हो रहा है, व्हाट कैन वी डू। तो बोलते हैं तुम एक दूसरे की जो खामियां है डायरी में लिखो और एक दूसरे को दे दो, एंड दे विल वर्क ऑन इट। तो वाइफ लिख देती है 10-12 पन्ने कि हस्बैंड ये टॉवल इधर फेंकता है, लेट आता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, ये करता है, वो पूरा भर जाता है पूरा डायरी। तो फिर पढ़ते हैं वो दोनों। फिर हस्बैंड बोलता है, अरे बाप रे, इतना सब कुछ मैं कर रहा था, इतनी गलतियाँ मुझे पता नहीं थी, आई एम सॉरी। तो वाइफ बोलती है, अभी तुम पढ़ो मेरे बारे में आपने क्या लिखा है। तो वो देता है, तुम भी पढ़ो। तो देखती है तो कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक। बोला आपने कुछ ही नहीं लिखा है। तो तब जाके हस्बैंड बोलता है कि भाई जो तुम करती हो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, जो आप इतना कुर्बानी देते हो हमारे लिए, उसके सामने छोटी मोटी गलतियां तो कुछ नहीं है। तो उनका फिर अच्छा हो जाता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड, दैट्स द एंड। बट द थिंग इज कि हम ऑफन मिसगाइडेड होते हैं, या ऑफन हम भूल जाते हैं कि हमारे बेटर हाफ क्या क्या कर रहे हैं, और उनको हम अगर उनकी पॉजिटिविटी पे हम ध्यान देना तो नेगेटिविटी आप भूल जाओगे, आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहे। ये आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा मैसेज है। हमारे वक्त में
ये बिल्कुल ऐसे चलता था। जो कहते हैं जी आज 50 साल हो गए, 60 साल हो गए शादी को, वो इसी वजह से था कि एक दूसरे को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ साथ देके चलते उनका अच्छे जो आजकल की जनरेशन में, आजकल के जो बच्चों में, वो गलतियां एक दूसरे में ही ढूंढना शुरू कर देते और हैं पेशेंस नहीं और उनका ध्यान ही गलतियों पे ही होता है, अच्छाइयां भूल जाते हैं। अच्छे वो, बिल्कुल। और इससे कि डिवोर्स रेट भी बढ़ गया। तो जैसे वो हमारे कहते हैं कमल का फूल, कमल का फूल कभी नहीं देखता कि मैं गंदगी में हूँ। और हमारे परिवार जो, हमारा पारिवारिक सिस्टम जो बना हुआ था वो इसी तरह से बना हुआ था कि कभी कोई वो नहीं देखता कि कहाँ पे है, पर हमें खुशी से खुले रहना। तो आपने बहुत खूबसूरत ये डायरी में संदेश दिया है और उम्मीद है आने वाली जनरेशन, क्या हमारी भी जो अब चल रही हैं, वो भी इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम भी कुछ बहुत खूबसूरत कहानियां लेके आएंगे। अभी मैं आपको देखिए छोड़ूंगी तो नहीं, अभी मेरी लिस्ट में अभी भी कुछ ना कुछ तो है बाकी। अच्छा, अब आते हैं, चलते हैं। आपको सब कुछ याद भी है वैसे अभी तक, मेमोरी। हाँ खुद ने लिखे है तो तो अब चलते हैं हम डिटेंशन पे। हाँ, डिटेंशन ऐसी कहानी है कि हम, इट्स ऑन जुवेनाइल जस्टिस। जो बच्चे होते हैं और यंग, बहुत ही कम उम्र में क्राइम कर बैठते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि जो क्राइम होता है बच्चों जो करते हैं, जो 12 साल से 16 बरस के होते हैं, सो दे आर कॉल्ड जुवेनाइल। तो क्यों करते हैं? क्या उनको बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिला? क्या फैमिली नहीं मिली उनको? क्या नेबरहुड उनका अच्छा नहीं था? क्योंकि बच्चा तो पैदा इनोसेंट होता है ना, तो वो इस माहौल में सीखता है ना। तो उसमें वो दिखाई दिया है कि भाई हमें उनको एक अच्छा माहौल देना चाहिए। और अगर क्रिमिनल हो भी गए यंग उम्र में, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा हो जाता है, किसी से सर्कमस्टेंसेस से हो जाता है, स्कूल बुलिंग से हो जाता है कि भाई स्कूल में आपको बुली किया गया, वो 1-2 साल एब्जॉर्ब करेगा, एक जन उसको गुस्साएगा, मार देगा किसी को और वो जेल में चले जाएगा। तो चले जाने के बाद हम उनको रिफॉर्म कैसे करेंगे? सोसाइटी में वो वापस आएंगे तो हम उनको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? डू वी हैव अ बिग हार्ट टू एक्सेप्ट देम बैक इन सोसाइटी? Do we have a big heart to give them opportunity? Do we have a big heart to mentor them or redemption कर सकते हो या? Do we have a big heart to hire them in our big company? तो ये मैसेज है कि हमें उनको, we have to give them a second chance. बहुत ही खूबसूरत। मैं अभी देख रही थी, सभी डी से शुरू हो रही है। अब छोटी सी एक आदत और पूछ लूं तो, क्योंकि इतना कुछ तो कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास यादें हैं, सब कुछ है। अब आप किस तरह से उत्साहित हुए डेमेंशिया पे? बहुत अच्छा, जो आजकल बहुत बड़ा प्रोमिनेंट भी हो गया है, डेमेंशिया पे जो आपने बनाई है फिल्म, तो हम उसके बारे में बात करिए। Dementia comes from my profession because I'm in medical profession, right? तो हम पेशेंट देखते हैं डिमेंशिया के, तो जब भी हम पेशेंट देखते हैं, डिमेंशिया अल्जाइमर के पेशेंट देखते हैं, तो मुझे हमेशा ये फील हो रहा था कि पेशेंट को पता नहीं है कि वो भूल जाता है कि ये हो रहा है। उनके अगल बगल में उनके फैमिली मेंबर्स को व्हाट दे हैव टू गो थ्रू, वो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट डिमेंशिया पेशेंट है, वो भूल जाएगा, लॉक करना भूल जाएगा, वो अकेला हो गया, कोई आप बाथरूम चले गए, किचन में चले गए, वो यहाँ बैठा है, वो बाहर निकल जाएगा, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो डिलेमा उसमें ऐसा है कि भाई पेशेंट तो समझ, चलो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, बट उनका जो उनके टेक केयर करते हैं उन पे क्या गुजरती है, तो उस पे ये था कि भाई बहुत, हाँ, तो वो आजकल बहुत हो गया और आपने बहुत अच्छा इसमें हाँ मैसेज था कि भाई उसकी बेटी दिखाइए कि शी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस डिमेंशिया डैड, तो उसकी स्ट्रगल्स क्या होती है, भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं,
तो उनको कॉन्स्टेंटली ये, उसमें एक डायलॉग भी है कि भी उसको ना नींद की गोली देते हैं, नींद की गोली देते हैं, वो मूवी में देखा है। तो बोले ये ले लो सो जाओ, अब बहुत हो गया। तो फिर भी वो अपना बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो बोलते, उसमें मैंने फनी डायलॉग देखा था कि भी ये नींद की गोली भी थक के सो जाती है आपसे, तो प्लीज आप अभी, क्योंकि अंदर से उसका ब्रेन चलता है बहुत बहुत, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डायमेंशिया की मुश्किल आने लगी है। तो बड़े अच्छे फिल्मों के बारे में तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तक भी मैं इसके बारे में काफ़ी जिक्र कर चुकी हूँ आपके साथ। सरदार पटेल अभी देखे तो दो भी की हुए शायद, मुझे बहुत हैवी है दिमाग में, इतना ज़्यादा एक उनकी पर्सनैलिटी को आपने, कितने लोग, हॉल भरा हुआ था, जिसको नहीं भी पता, मतलब दिल पर लिखी गई वो बात उस हिसाब से। और वे जोश, एक जज्बा उन्होंने जो भरा, तो आपके क्या रिएक्शन, आप कैसे कहेंगे सरदार पटेल? मैंने तो आपका देखा है, तो इसको क्या आप फिल्म बनाने वाले हैं, किस तरह है? बड़ा ही खूबसूरत। नहीं फिल्म नहीं बनाने वाले सरदार, क्योंकि काफ़ी फिल्म बन चुकी है। अभी अभी परेश रावल ने भी सरदार पटेल का रोल किया था, लेकिन ये स्टेज का था और वी हैड गिवन वेरी शॉर्ट टाइम कि भी इतने शॉर्ट टाइम में उसको करना है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया दिन रात, बिकॉज आई हैड टू राइट विद इन 1 week सो दैट आई कैन कास्ट पीपल एंड, और स्टेज प्ले तो रिहर्सल्स भी काफ़ी होनी चाहिए। तो वो एक बड़ा ही चैलेंजिंग था, लेकिन ये सब्जेक्ट वाज वेरी क्लोज टू मी। एवर सिंस आई नो आई वांटेड टू मेक आइदर फिल्म और अ स्टेज प्ले ऑन सरदार पटेल। तो वो ऑर्गेनिकली सब आ गया। कभी कभी ऊपर वाले की कृपा हो जाती है कि एवरीथिंग फॉल्स इन अ, बिल्कुल इतने खेलते ऐसे है, पता ही नहीं चला। हाँ, एक्टर्स भी बहुत ही प्रभावित थे स्क्रिप्ट से, क्योंकि डायलॉग्स भी बहुत लकीली अच्छे आ गए मेरे हाथ से लिखा हुआ। तो और खास करके सरदार पटेल के डायलॉग, तो एक एक जो यूनिटी का मैसेज था, या तो जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिलती है तो उनका मैसेज क्या होगा, उनके दिल में क्या होगा, क्या वो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, क्या वो नहीं हुआ होगा। तो वो सब हमने पहलू को हमने स्टेज पे उतारा। और आई एम सो थैंकफुल टू द ह्यूस्टन कि भाई हमको टिकटें बंद करनी पड़ी। ऑलरेडी 700 टिकट्स बुक हो गए थे। और इवन आई मीन दैट सरदार पटेल 150th एनिवर्सरी इटसेल्फ वाज अ बिग इवेंट, और ह्यूस्टन के लिए तो बहुत ही बिग इवेंट था। और आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि मुझे उस शो का एक हिस्सेदार बनाया, मुझे मौका दिया टू टेल द स्टोरीज। बहुत खूब। वो मुझे भी प्रॉब्लम क्या होता है सरिता जी कि जब आप कुछ भी बनाते हो ना और आपका क्रिएटिव माइंड होता है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं इससे अच्छा हो सकता था, इससे अच्छा हो सकता था। लेकिन सरदार पटेल ड्रामा के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये जो कुछ किया मैंने थोड़े कम समय में ठीक ही किया था, ठीक ही किया। सरदार पटेल की शक्ल और हर चीज ऐसे लगता था वो जीवंत हो गए हैं। पर उससे भी ज्यादा जो अब मैं आपके करूंगी, द वे आप बार बार अपनी ड्रेस बदल रहे हैं, कभी ऑडियंस में, कभी स्टेज के ऊपर, और कभी इतने जोर शोर से ओह हा नारे लगा रहे हैं। मैंने काफी लाइव रिकॉर्डिंग भी की, बट इट वाज रियली वो आपका उसमें जो भी रोल थे, सब चीजों में से निकल के हर रूप में आप नजर आए उसमें, जिस तरह से आपने उसको संभाला। तो 4 रोल किए बिल्कुल बिल्कुल, जितना जोश। और 2-3 सॉन्ग्स में भी था, तो करीबन 4-5, कभी नीचे कभी ऊपर। हाँ, मैंने कपड़े भी बहुत क्विकली और देश प्यार का जज्बा लगता नहीं था कि हम विदेश की, हम यहाँ के, जबकि ह्यूस्टन में अमेरिका में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं लगता था कि हम यहाँ विदेश की धरती पे हैं। जिस तरह से जज्बात हर एक पर्सन के अंदर
पूरी जोर शोर से जिस तरह वो नारे लग रहे हैं कि बस शायद उसी वक्त में हम पहुंच गए, इतने साल पहले भी उनको थे। वो एक ऑथेंटिसिटी, ये बहुत बड़ी खासी है, बहुत बड़ी आपकी वीकनेस बॉक्स, बहुत में प्रॉप्स पे भी बहुत काम किया था। दूसरी बात ये कि आप स्टेज के नीचे जाने की बात की, तो वो एक मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है अभी। तो एनी स्टेज शोज दैट आई डू और एनी ड्रामाज आई डू, आई मेक श्योर एटलीस्ट वंस आई गो इन द ऑडियंस, क्योंकि जब वो आपको स्टेज पे देखते हैं ना, तो वो एक अलग उनका ये होता है। और वही अगर आपके करीब आ जाए, आपको उसका पार्ट बना दे, आपको इसका हिस्सा बना दे, तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है, तो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपकी छोटी मोटी गलतियां ना वो माफ़ कर देते हैं। नहीं, गलतियां तो होती बहुत ही पर एक अच्छे हो गए। उसमें जो आपके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चियां ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने ये देखा कितने गौर से, मैं असल में आदत होती है कि सबको भी देखती हूँ कि बाकी लोगों की नज़र किस तरह का चल रही, और उनके जो दिलों पे लिखा गया, आने वाले 50 सालों बाद जब वो बड़ी हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएंगी, ये उनके दिलों में लिखा गया और वही संस्कार आगे जाएंगे। ये आपने जो बीज बो दिया उनके दिलों में, एक देश प्यार का जज्बा बो दिया, बहुत ही गजब के, बहुत गर्व है आपको, और भगवान कर इसी तरह करते रहे। और मेरी उसमें थे तो सही कि आपने कुछ आपके बहुत ही फेवरेट, कुछ बहुत ही जिसको कहते हैं पसंदीदा कुछ डायलॉग्स या कुछ भी हैं, तो उसका आपका क्या कहेंगे? सुंदरता सस्ती होती है, जैसे अभी आपने पहले बताया भी था, सुंदरता सस्ती होती है लेकिन चरित्र महंगा होता है। और जबकि ये आने वाले बच्चों को यही जानना जरूरी है कि चरित्र ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप खुद बताएंगे कि मैं पढ़ूं? नहीं, एक आपने जैसे कहा, ऐसे मजा कभी कभी लिखते वक्त आपको आ जाए। आप खुद ही संदेश बताइए जरा। हाँ, दूसरा एक संदेश में दे, ये माँ बाप के लिए भी आपने एक संदेश दिया है। हाँ, माँ बाप के लिए वो कौन सा संदेश था? समय का था कि माँ बाप को सुविधा नहीं, समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। क्योंकि जिस तंगी से उन्होंने बच्चों को पाला है, हाँ, जिस हिसाब से पाले, वो तो उसके आधे हो चुके हैं। आधे उनको सुविधाएं नहीं चाहिए। जब वो निर्बल हो जाते तो उनको उनका साथ चाहिए, कुछ उनसे बात कर पाए प्यार से, वो एक है। और फिर दूसरा, मैं कभी कभी बोलते रहता हूँ, बच्चा तो कितना भी बड़ा हो जाए उतना छोटा सा ही रहता, माँ बाप छोटा ही रहता है। फिर मैं बोलता हूँ कि इफ यू डोंट इवॉल्व यू विल बी डिसॉल्व। तो वो एक मेरा फेवरेट है कि भाई रोज नया कुछ करते रहो, नया सीखते रहो, इवॉल्व होते रहो, नहीं तो डिसॉल्व हो जाए भी। और मैंने देखा है काफ़ी लोग जो पहले ड्रामा किया करते थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे डायरेक्टर थे, अभी वो डिसॉल्व हो गए, क्योंकि वो ज़माने के साथ चलना पड़ता है आपको। भाई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको एडप्ट करना पड़ता है। जनरेशन बदलती है तो उनके हिसाब से आपको बिल्कुल बनाना पड़ता है। तो दैट वाज या एक संदेश में वैसे पहले भी पढ़ तो चुकी हूँ, आपका लिखा तो हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया था कि हे ईश्वर ऐसा आईना बना दे। हे ईश्वर, ऐसा मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, वैसे मैं दोबारा रिपीट कर रही थी, फिर भी जाते जाते कि उसका धन्यवाद करते हुए कि ऐसा आईना बना दे जिसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरा किरदार दिखाई दे। That is बहुत a खूबसूरत, very important line for every actor कि भाई बिल्कुल आप किरदार बन जाओ। अगर किरदार बन गए ना तो लोग देखने वाले वो नहीं देखेंगे आपने क्या पहना है, आपने मेकअप किया है या नहीं किया है, आपके अगल बगल में क्या है, वो पूरे आपके किरदार में घुस जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई हे ईश्वर ऐसा आईना बना कि मुझे अपना चेहरा नहीं, मेरा किरदार दिखाई दे। बहुत खूबसूरत। और आप सच में भी हर किरदार को खुद जीते हैं। उस समय ये नहीं लग रहा कि ये बट पटेल जी हैं, वो किरदार ही जीवित हो जाता, जीवंत होके आपको संदेश दे रहा होता है। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है।
तभी दिलों पे राज करने वाली बात हो जाती है कि वो किरदार दिल पे राज करना शुरू कर देता है उठ के। लोग प्यार कर ये बड़ी बात है ना। हाँ। कुछ इसमें भी है, डोंट माइंड मेकअप योर माइंड, ये उन्हीं को आपने इंग्लिश में भी कहा है। तो इफ यू डोंट इवॉल्व यू विल बी डिसॉल्व्ड। ये डोंट माइंड मेकअप योर माइंड क्या होता है कि जब भी हम हीरोइन को कास्ट करते हैं ना, तो उनको ऐसा होता है कि मुझे अच्छा दिखना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अच्छा नहीं दिखना है, आपको कैरेक्टर में दिखना है। अगर आप रात को नींद से उठने का सीन है तो आप अगर मेकअप में होगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डोंट माइंड मेकअप योर माइंड। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत। वो मैंने सीखी थी आई थिंक ऋषिदा की हकीकत में बिल्कुल जो है विचार आते हैं, उसी से सुंदरता आती है। हाँ, फिर आगे एक बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है, डोंट डिपेंड ऑन समवन, बी डिपेंडेबल। बहुत खूबसूरत बात है। वो एक मेरे फादर का, और अभी रिसेंटली मुझे किसी और ने भी उसको वापस बताया। वो मेरी लाइन नहीं है लेकिन मैं उसको मैं फॉलो करता हूँ कि भाई डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, बी डिपेंडेबल। किसी के लिए आप कुछ कर लो, बहुत बड़ी बात है। बहुत खूबसूरत आपने संदेश दिए हैं। वक्त पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। आपको जानने का, समझने का सिर्फ ये है कि अभी घड़ी के ऊपर देखना पड़ता है कि और ज़्यादा पूछने को तो अभी मेरे को लगता है करते हुए हम वक्त बहुत कुछ पूछ सकते हैं। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप यहाँ आए और आपके बारे में इतना जानने करने का मौका मिला। अब आपको मैं एक बताना चाहती हूँ कि विद्याधाम संस्था, मैं शुरू से टीचिंग में हूँ, प्रोफेसर रही हूँ यहाँ राइस यूनिवर्सिटी में भी। और तो जब मैं 99 में आई थी तो मैंने विद्याधाम शुरू की थी, जब हिंदी भाषा का और कल्चर के बारे में स्कूल के छोटे बच्चों से लेके शुरू किया और बड़े का तब से प्रोग्राम कर रही। नहीं तो मेरे पहले ये शुरुआत कर दी थी संस्कृति की। उसमें लोग बच्चों को नहीं, बड़ों को, सबको ही एक, मैं इतिहास की भी मास्टर हूँ। वैसे इतिहास ही है कि हम तो चले जाएंगे, आपका ये जो मैसेज है ताकि आने वाली जनता तक भी सुरक्षित रहे, तो इसको मैं कहती हूँ भारतीय संस्कृति संवाहक। could carry the message। बिल्कुल, कि एक दो लाइनें जैसे कहती हूँ कि हर चीज की सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है। जैसे पैरों की सीमा है चलने की, आंखों की भी एक सीमा है देखने की, पर नहीं सीमा होती ख्वाब देखने की, नहीं सीमा होती ख्वाब देखने की। ख्वाबों की दुनिया में हम कहाँ भर से रहे हैं, कोई कहाँ से है। ख्वाबों की दुनिया में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और कुछ ख्वाब आके नए भी देखने शुरू कर देते हैं। पर हमारी जब जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं तो उसको हम करना चाहते हैं। हम अपने संस्कार, ये दूरदर्शिता की संस्कार आने वाली, उनको भी देना चाहते हैं। तो मैं अपना भी जानती हूँ, या जो भी बाहर से हैं, मैं एक और कहती थी, मत कहो हमें प्रवासी। मैं भारत से यहाँ तक अमेरिका नहीं आई, मैं तो भारत को ही साथ लेके आई हूँ, मैं तो भारत को साथ लेके आई हूँ। तो ये जो भारत हमारे दिल में एक बसता है, इसके जो संस्कार है हम आने वाली जनरेशन में देते हैं। तो उसके लिए एक मैंने आज से 15 साल पहले शुरू किया था, भारतीय संस्कृति संवाहक, कि हम चले जाएंगे, हम एक संवाहक है, एक छोटे से एक सिपाही हैं जिनको दिया जाए। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है, उस दिन आपको भी जब देखा, कई बार कई सालों से वैसे तो जानते हैं, तो कि आपको अपनी संस्था की तरफ से एक यादगार के रूप में, मेरे पापा हिस्टोरियन थे, तो ही हैज़ रिटन मोर देन 40 बुक्स इतिहास की,
तो मैं इतिहास की भी हूँ। तो एक इतिहास तो ये है कि चला गया, अब हम आगे का इतिहास लिख रहे हैं। जो ये आज इतिहास लिखा गया है, बोल के भी लिखा गया है और लिखा जाएगा, तो उसके लिए भारतीय संस्कृति संवाहक का आपको अवार्ड देते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज अभी मैं इजाज़त नहीं मांगती, पर मैं आपको भारतीय संस्कृति संवाहक का पुरस्कार देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको सम्मानित करती हूँ। ये हमारे परंपरागत जो है टोपी, जिसको कहते हैं पगड़ी और कुछ भी है, ये हमारे सिर पे भारत ताज की तरह चिपका हुआ है। ये आपको देते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है। अब मैं सरस्वती माँ कहे या जितना आपके पास आज तक आपकी याददाश्त से या जो कुछ भी कर रहे हैं, माता की कृपा को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो ये हमारे वहाँ की ही माता की है, मैं आपको देते हुए आज मुझे बहुत ही हर्ष होता है, सम्मानित करते हुए बहुत हर्ष। जय माता दी। ये विद्या धाम यूएस से, ह्यूस्टन की तरफ से, जिसका MOU हमारा गवर्नमेंट गुजरात के साथ भी हुआ है कि कमिटेड टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड एडवांस इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक इतिहासकार के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, या जैसे आप कला, मतलब कला और ये चीज़ ऐसी है जिसके थ्रू जाना बड़ा आसान हो जाता है, किसी भी रूप में हो। तो भारतीय संस्कृति संवाहक का अवार्ड देते हुए मुझे बहुत ही सहर्ष हो रहा है, बहुत खुशी होती है। और ये स्पेशल इसीलिए कि ये हमारी भारतीय संस्कृति के लिए मिला है, जो हम फिल्मों द्वारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश का इतना बड़ा फल होगा, ये मुझे पता नहीं था। बट तहे दिल से धन्यवाद आपका और विद्या धाम का। और बहुत खुशी हुई यहाँ, और आपने बहुत सारा रिसर्च करके रखा था मेरे बारे में, तो थैंक यू। आई होप बहुत थैंक यू रही। इसी तरह चलते रहे, इसी तरह करते रहे, और ये कारवां दीप से दीप जलता रहे। आपने जो उस दिन छोटे बच्चों को शुरू कर दिया, वो दीप चलता रहेगा तो कभी नहीं, और बस हमारा यही करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और आपका भाव ये मेरे वॉल पे मैं लगाऊंगा, बिल्कुल ये मेरे दिल के करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति अपनी